हेलो दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी रीडिंग सेक्शन का दूसरा पार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 का ज्योग्राफी का लेसन 2। चैप्टर का नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के होते हैं। बड़े ग्लोब जिसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता। छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। अर्थात पृथ्वी इतनी बड़ी है जिसका अध्ययन कर पाना मुश्किल है, इसलिए इसके अध्ययन करने के लिए हम लोग ग्लोब का सहारा लेते हैं। तो ग्लोब कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के, एक बड़ा ग्लोब और एक छोटा ग्लोब। बड़ा ग्लोब जिसको हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले सकते, अर्थात उसका आकार जो होगा बहुत बड़ा होगा। और छोटा ग्लोब जैसे गुब्बारे के समान होगा, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से ले जाया जा सकता है। आगे पढ़ते हैं। हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी गोलाकार नहीं है। हाँ, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि पृथ्वी गोलाकार नहीं है, भू आभ है, क्योंकि इसको ऊपर और नीचे का सिरा जो है थोड़ा चपटा है। यह उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। आप ग्लोब को सावधानीपूर्वक देखिए, यह आपको पृथ्वी का प्रतिरूप लगेगा, जैसे कि चित्र में दिया हुआ 2.1 यानी बगल में जो गोल पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण अत्यंत कठिन होता है, लेकिन कुछ बिंदु एवं रेखाओं की सहायता से स्थान का निर्धारण किया जा सकता है। आप ग्लोब को देखिए, एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है, जिसे अक्ष कहते हैं, और ग्लोब के वे दोनों बिंदु जिससे होकर ये सुई गुजरती है उसे उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव कहते हैं। अर्थात ये जो सुई इधर से इधर गई है ग्लोब में, तो ये जो ऊपरी सिरा है इसको उत्तरी ध्रुव और इसको बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव। समझ आ गया होगा। इसके बाद यह जानना आवश्यक है कि पृथ्वी पर कोई सुई नहीं होती है। एक्चुअल में ऐसा कोई भी सुई पृथ्वी पर नहीं है, यह हमें जानने के लिए इसको ऐसा बनाया गया। वह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो कि एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी पर अन्य काल्पनिक रेखाएं भी होती हैं। पृथ्वी के बीचों बीच गुजरने वाली काल्पनिक रेखा विषुवत रेखा कहलाती है। अर्थात ये जो दिया हुआ है, ये लाइन जो पृथ्वी को बीचों बीच से 2 भाग में बांट रही है, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। तो इसके ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। यह पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, जो कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध है। विषुवत रेखा पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु होता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्त अक्षांश रेखा कहलाती है। यानी कि जितना भी ये जो लाइन है, पृथ्वी जो है, ये जो पृथ्वी है, इसके बीचों बीच से जो लाइन गुजरी है, इसको कहते हैं विषुवत रेखा। और इसके समांतर जो ऊपर और जो नीचे रेखाएं खींची गई है, इसी को कहते हैं अक्षांश रेखा। चूंकि विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 अर्धवृत्तों में बांटती है, तो यहाँ अधिकतम कोणीय दूरी 90 डिग्री होती है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश समांतर रेखा, तो दक्षिण गोलार्ध में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिण अक्षांश समानांतर रेखा कहते हैं। यानी कि ऊपर के विषुवत रेखा के जो ऊपर लाइन खींची गई है उसको उत्तरी अक्षांश और नीचे वाले को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। यही कारण है कि अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा भी लिखी जाती है। समानता इसे एन यानी कि उत्तर और एस मतलब कि साउथ यानी दक्षिण के रूप में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा पर रांची और लिम्पोपो दक्षिण अफ्रीका स्थित है, परंतु रांची 23.5 डिग्री उत्तरी अर्थात उत्तरी गोलार्ध में तथा लिम्पोपो 23.5 डिग्री दक्षिण अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यानी कि हम लोग को अक्षांश और देशांतर को बताने के साथ साथ उसके जो दिशा है उसे भी बताना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो 0 के ऊपर जाने पर डिग्री 1, 2, 3 करते हुए 90 डिग्री तक जाती है, उसी प्रकार नीचे भी 1, 2, 3 करके 90 तक जाती है। अर्थात अगर हम 10 डिग्री कहते हैं तो 10 डिग्री कौन सी अक्षांश रेखा इसका पता नहीं चलता है, तो ये बताना पड़ता है कि वो उत्तरी दिशा की बात हो रही है कि या दक्षिणी दिशा की। तो रांची की बात कहें तो रांची 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 है।
दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई भी दो अक्षांश के बीच की जो दूरी है वो अधिकतम कितनी होती है, वो 111 किलोमीटर होती है। विषुवत वृत्त से उत्तर तथा दक्षिण की ओर जाने पर अक्षांश वृत्तों का आकार घटता जाता है। जैसे कि फिगर में दिख रहा होगा कि विषुवत रेखा के ऊपर जो लाइन बनना शुरू हो रहा है अक्षांश रेखा, वो धीरे धीरे छोटी होती जा रही है, उसका जो सर्किल है वो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। विषुवत रेखा से किसी समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखाएं सदैव पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। विषुवत वृत्त 0 डिग्री और उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री नॉर्थ, दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री साउथ के अतिरिक्त 4 अन्य महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी हैं। ये एक जो कि पहला 1 नंबर है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा। उत्तरी गोलार्ध में जो कर्क रेखा उसे 23.5 डिग्री नॉर्थ कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध का मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध के उत्तरी ध्रुवीय वृत्त 66.5 डिग्री नॉर्थ और दक्षिणी गोलार्ध का दक्षिणीय ध्रुवीय वृत्त 66.5 डिग्री साउथ। इन चित्रों को जो कि फिगर में दिया हुआ है, ये जो लाइन है ये वाला, इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको बोलते हैं कर्क रेखा। और ये जो नीचे है दक्षिणी गोलार्ध पे, ये भी है 23.5 डिग्री, बट ये है साउथ, जिसको बोलते हैं मकर रेखा। ये जो लाइन है इसको 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध का उत्तरीय ध्रुवीय वृत्त कहते हैं और इसे 66.5 डिग्री साउथ, जिसको दक्षिणी गोलार्ध का दक्षिणीय ध्रुवीय वृत्त कहते हैं। समझ आ गया होगा। ये चारों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के थ्रू हम लोग का जितना भी कटिबंध है इसको बताया गया। आगे बढ़ते हैं, जो कि पृथ्वी के ताप कटिबंध। दो अक्षांश रेखाओं के बीच का भाग कटिबंध कहलाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण कर्क और मकर रेखाओं के बीच सूर्य की किरणें वर्ष भर लगभग लंबवत पड़ती है, इसलिए इन क्षेत्रों में सर्वाधिक सूर्य ताप की प्राप्ति होती है। यानी कि बताया गया कि जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पे झुका हुआ है, जिस कारण से सूर्य का जो किरण है वो लगभग कर्क रेखा और मकर रेखा पर वर्ष भर लंबवत गिरती है, जिस कारण से उस जगह पर हमेशा सबसे ज़्यादा सूर्य का ताप प्राप्त होता है। अतः इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उष्ण कटिबंध क्षेत्र किसे कहते हैं, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। इस प्रदेश में जलवायु परिवर्तन की स्थिति नहीं देखी जा सकती है। यहाँ सालों भर ग्रीष्म ऋतु रहती है। कर्क और मकर रेखा से ध्रुव की ओर सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुवीय वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा तथा दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त के बीच वाले भाग का तापमान मध्य होता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। जैसा कि फिगर में दिया हुआ है कि ये कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुवीय वृत्त, ये दोनों के बीच के जो भाग है, इस क्षेत्र में ज़्यादा सूर्य का जो तापमान है वो ज़्यादा नहीं मिलता है, जिस कारण से इस क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और उसी प्रकार नीचे में भी मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त का जो क्षेत्र है ये दोनों के बीच का, इसको भी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। इस कटिबंध में जलवायु परिवर्तन की स्थिति देखी जाती है। यहाँ वर्ष में शीत ऋतु ग्रीष्म ऋतु दोनों का अनुभव किया जाता है। यानी इन क्षेत्रों में कुछ समय गर्मी भी होती है और कुछ समय ठंडा भी होता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच वर्ष भर अत्यधिक ठंडा का अनुभव किया जाता है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी पड़ती है। अतः इस प्रदेश में न्यूनतम सूर्य ताप की प्राप्ति होती है, जिसे शीत कटिबंध कहा जाता है, जो कि चित्र पे दिया हुआ है। आइए देखते हैं चित्र में कि यहाँ पर कैसे बताया गया कि ये से और ये ध्रुव वाले बीच का भाग, यहाँ पर सूर्य की किरणें जो बहुत तिरछी हो जाने के कारण बहुत ना की मात्रा में पड़ती है, जिस कारण से यह क्षेत्र हमेशा ठंडा ही रहता है, जिस कारण से इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, तो शीत कटिबंध कहते हैं।
समझ आ गया होगा। ये 3 कटिबंध को समझना था, फिगर के थ्रू फिर समझाते हैं कि पहला जो है कि कर्क रेखा और मकर रेखा, इन दोनों के बीच में जो है सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा पड़ती है, जिस कारण से यहाँ सालों भर गर्मी पाई जाती है, इसलिए इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहा जाता है। जबकि कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुवीय वृत्त, ये दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, और मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त, ये दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, यहाँ पर सूर्य की किरणें कुछ समय ज़्यादा पड़ती है, कुछ समय कम पड़ती है, जिस कारण से यहाँ कुछ समय ठंडा और कुछ समय गर्मी देखा जाता है, इसलिए इस क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। और जो उत्तरी ध्रुवीय वृत्त है और ऊपर का उत्तरी ध्रुव, ये दोनों के बीच में सूर्य की किरणें बहुत कम पड़ती है, ये नीचे वाले भाग में भी, जिस कारण से इस क्षेत्र में काफ़ी अधिक मात्रा में ठंडा यानी कि शीत देखी जाती है, जिस कारण से इसे शीत कटिबंध क्षेत्र कहा जाता है। समझ आ गया होगा। आइए देखते हैं जानने योग्य बातें। ताप कटिबंधों का निर्धारण अक्षांश रेखाओं के द्वारा होता है। अक्षांश रेखा का उपयोग जलवायु निर्धारण में किया जाता है, यानी कि ताप किस क्षेत्र में कितना पड़ रहा है ये जानने के लिए हम लोग अक्षांश रेखा का सहारा लेते हैं। अगला जो सोचिए, क्या आपने सोचा है कि दिसंबर में जाड़े की ऋतु और जून में ग्रीष्म ऋतु क्यों होती है? देखिए, आइए हम लोग देखते हैं कि हमारा जो भारतवर्ष है वो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में इस एरिया पड़ता है। यहाँ पर जो कर्क रेखा है वहाँ पर लगभग 21 जून को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, यानी कि जून के आसपास के महीनों में वहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत ज़्यादा पड़ने के कारण उस समय पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध पर गर्मी महसूस की जाती है, जबकि उसी समय मकर रेखा पर ठंडा का महसूस किया जाता है। और यही इसके अपोजिट हो जाता है। जब महीना दिसंबर का आता है तो मकर रेखा पे सूर्य की किरणें उस समय वहाँ पर लंबवत पड़ती है, जिस कारण से उस समय वहाँ गर्मी देखी जाती है और उस समय हमारे भारत में ठंडा महसूस किया जाता है। यही कारण है कि जो दिसंबर का महीना होता है उस समय भारत में जाड़े ऋतु का महसूस किया जाता है, जबकि जून के महीने में गर्मी महसूस की जाती है। आगे बढ़ते हैं। देशांतर रेखा। किसी स्थान के निर्धारण के लिए अक्षांश रेखाओं के साथ साथ देशांतर रेखाओं का ज्ञान भी आवश्यक होता है। देशांतर रेखा भी एक काल्पनिक रेखा जो उत्तरी तट एवं दक्षिणी ध्रुवों को मिलाती हुई खींची जाती है, जो कि फिगर में देखा जा सकता है। ये जो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर नीचे लाया जा रहा है, इस टाइप का ये जितनी भी रेखाएं हैं, इस रेखाओं को क्या बोलेंगे? देशांतर रेखा। तो हम लोग किसी भी जगह को जानने के लिए अक्षांश के साथ साथ देशांतर रेखाओं का भी ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। पुराने समय में स्थान निर्धारण एवं समय निर्धारण की कठिनाइयों को देखते हुए 1884 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय यमयोत्तर सम्मेलन में विभिन्न देशों के विद्वानों ने यह निश्चय किया कि ब्रिटेन के ग्रीनविच स्थान, जहां ब्रिटेन राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रमुख यमयोत्तर माना जाए। यानी कि जो पृथ्वी का, यानी कि जो ग्रीनविच जो कि कहाँ पर स्थित है? ब्रिटेन में, वहाँ से गुजरने वाली देशांतर रेखा को 0 डिग्री माना गया और वहीं से समय को निर्धारित किया गया। जिस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? प्रमुख यमयोत्तर रेखा, या इसे हम ग्रीनविच रेखा या तो हमें 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कह सकते हैं। यही से 180 पूर्व और 180 पश्चिम की गणना होती है, यानी कि इस साइड बढ़ने पे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करते 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 पीछे तक 180, और इधर से फिर 1 डिग्री 2 डिग्री करते हुए पीछे आके 180 तक कुल रेखाएं 360 हो जाती है। देशांतर रेखाएं सदैव उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, जो कि फिगर में दिया हुआ है। प्रमुख यमयोत्तर 0 डिग्री से 180 दोनों मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटते हैं, पूर्व गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, जैसे अक्षांश पृथ्वी को 2 भाग में बांट रहा था, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, उसी प्रकार ये जो ग्रीनविच से गुजरने वाली रेखा है ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। इसको कहते हैं पश्चिमी गोलार्ध और इसको कहते हैं पूर्वी गोलार्ध। यही कारण है कि किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व ई और पश्चिम में W यानी कि वेस्ट लिखा जाता है। यहाँ पर यह जानना आवश्यक है कि 180 पूर्व एवं पश्चिम देशांतर रेखा एक ही रेखा है, यानी कि जो 180 रेखा है वो एक ही रेखा है। भले 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वो सब डबल होगा, पूर्व में भी और पश्चिम में भी, मगर जो 180 डिग्री का रेखा है वो एक ही रेखा होगी।
देशांतर रेखाएं अधिवृत्त होती है। विषुवत रेखा पर इनके बीच की दूरी बराबर होती है। 0 डिग्री अक्षांश पर दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है, जो ध्रुवों पर घटकर शून्य हो जाती है। जैसा देख सकते हैं कि विषुवत रेखा पर ही जो देशांतर है वो सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। तो यहाँ पर जो इसकी दूरी है वो 111.32 है, और धीरे धीरे जैसे जैसे ये ऊपर जाएंगे वो घटते चल जाती है, और जो कि ध्रुव पे जाके ये शून्य हो जाती है। जहाँ सभी देशांतर रेखाएं आपस में मिल जाती है। देशांतर रेखाओं को भी अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड कहा जाता है, जो कि 2.7 जो ऊपर में फिगर वहाँ दिखाया गया है। अगर किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर उस स्थान का पता आसानी से लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए झारखंड का रांची शहर 23 डिग्री 34 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 85 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यानी किसी भी स्थान को जानने के लिए अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाओं का जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। अब आप ग्लोब पर इस बिंदु को देखिए जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। यह बिंदु रांची शहर की स्थिति को बताएगा। इसे समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाले क्षैतिज यानी अक्षांश, ऊर्ध्वाधर में देशांतर रेखाएं खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1, 2, 3, 4 से और क्षैतिज रेखाओं को क, ख, ग, घ और अंग अक्षों में दर्शाइए। जिन बिंदुओं पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं दूसरे को काटती है वहाँ कुछ छोटे छोटे वृत्त खींचिए। इसे अ, ब, स, द, ध के नाम से व्यक्त कीजिए। अब कहने का मतलब ये जो फिगर में दिखाया गया है कि अगर हमें किसी भी जगह पर रांची की स्थिति, तो कहीं ना कहीं ये देशांतर रेखा और ये अक्षांश रेखा, ये दोनों की जो कटने वाले बिंदु है यहाँ पर रांची शहर स्थित है। तो ये जो अक्षांश रेखा है ये 23 डिग्री और 34 मिनट, जबकि ये 85 डिग्री और लगभग 30 मिनट के देशांतर रेखा है। तो इस प्रकार किसी भी स्थान को हम लोग निर्धारित कर सकते हैं यदि हमें उसके अक्षांश और देशांतर की जानकारी हो तो। आगे बढ़ते हैं। यदि मान लिया जाए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतर और क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांश को प्रदर्शित करती है, तो आप देखेंगे कि वृत्त अ उत्तरी अक्षांश एवं ख पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अन्य वृत्तों की स्थिति को ज्ञात कीजिए। यानी इसी प्रकार हम लोग किसी का भी स्थान का निर्धारित कर सकते हैं। देशांतर एवं समय, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी और ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन की घटना है, अतः स्वाभाविक रूप से पूरे विश्व में समय निर्धारित करने का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अंदाज सूर्य के द्वारा बनाने वाली परछाई से लगाया जाता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। यानी हम लोग परछाई के थ्रू हम लोग पता करते हैं कितना समय हो रहा है। तो जो कि हम लोग जानते हैं दोपहर में जो हमारी परछाई होती है वो सबसे छोटी होती है, जबकि सूर्योदय और सूर्यास्त का समय सबसे लंबी होती है। देशांतर रेखा का उपयोग किसी स्थान का समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। किसी भी देशांतर पर जब सूर्य अपनी सर्वोच्च स्थिति में होगी तो उस देशांतर पर स्थिति सभी स्थानों पर दोपहर होती है। चूँकि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता हुआ सूर्य का चक्कर लगाता है, यही कारण है कि सूर्योदय सदैव पूर्व की दिशा में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्योदय हमेशा पहले पूर्व में होता है। इसका कारण क्या है कि सूर्य जो है, सूर्य का जो पृथ्वी चक्कर लगाती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर लगाती है। इसी क्रम में 1 डिग्री देशांतर सूर्य के सामने से 4 मिनट में गुजर जाती है, इसलिए पृथ्वी को सूर्य के सामने से 15 देशांतर पार करने में 15 गुने 4 यानी कि 60 मिनट अर्थात 1 घंटा का समय लगता है। यानी कि 1 डिग्री पार करने में सूर्य का लाइट को 4 मिनट का समय लगता है, अर्थात 15 डिग्री पार करने में 60 मिनट का समय लगता है। इस गणना से पूरे 360 देशांतर को पार करने में 24 घंटा का समय लगेगा। हमें पता है कि 15 डिग्री देशांतर पार करने में 1 घंटा समय लगता है, इसलिए यदि ग्रीनविच में दोपहर 12 बज रहे हो तो 15 डिग्री पूर्व देशांतर में दोपहर के 1 एवं 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर सुबह का 11 बजेगा। इसी प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होंगे तो 180 डिग्री मध्यरात्रि हो रही होगी। यानी कि हर देश में अपना अपना समय होता है जो कि सूर्य के प्रकाश के थ्रू
बनाया गया है और इसे हम लोग डिग्री के अनुसार बांट के सभी देशों में समय का निर्धारित किया गया, जो कि भारत के समय का भी आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। मानक समय, अलग अलग देशांतरों पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होते हैं, जिसके कारण अनेक देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होता है। भारत में गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक एक स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है, क्योंकि भारत के पूर्व एवं पश्चिम भाग में देशांतर में लगभग 30 डिग्री का अंतर है। अभी हम लोग पढ़े थे कि जो टाइमिंग है यानी कि समय है वो सूर्य के प्रकाश पर डिपेंड करता है। तो 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट। तो हम लोग देख रहे हैं कि भारत का जो अरुणाचल प्रदेश है, जो कि सबसे पूर्वी छोर है भारत का, और जो भारत का सबसे पश्चिमी छोर है गुजरात, इन दोनों के बीच में 30 डिग्री का अंतर है। अर्थात 30 डिग्री मतलब 2 घंटे का अंतर है। तो इस प्रकार तो 2 घंटे आगे पीछे हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से गुजरने वाले किसी देशांतर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। यही कारण है कि हम लोग अपना जो हर देश है, जो अपना देश है, वो अपने समय को माने कि स्थानों के हिसाब से समय निर्धारित ना करके वो अपने बीच से जो गुजरने वाली देशांतर रेखा उसके अनुसार समय का निर्धारित करती है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक देशांतर रेखा माना जाता है। यह उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। इसे भारतीय मानक समय यानी IST के नाम से भी जाना जाता है। राकेश रांची के निकट एक छोटे से गांव में रहता है। अपने मित्र सतीश से कहता है कि वह आज शाम को खेलने नहीं आ सकता। भारत और इंग्लैंड के बीच क्रिकेट मैच लंदन में सुबह 10 बजे शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार शाम 3:30 बजे शुरू होगा और देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आपको भारत और इंग्लैंड के बीच समय का अंतर पता है? भारत का मानक देशांतर ग्रीनविच से पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। इसलिए लंदन में सुबह का 10 बजे होंगे, तब भारत में दोपहर यानी अपहरण का 3:30 बजेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 0 डिग्री को प्रधान रेखा माना गया और जो हमारा भारत है उससे पूर्व दिशा में 82.5 डिग्री आगे है। इसलिए जो सूर्य का प्रकाश है वो भारत में पहले पड़ता है और 82.5 डिग्री जब पार करने के बाद सूर्य की प्रकाश ग्रीनविच में पड़ती है। 82.5 डिग्री अर्थात 82.5 को 4 से गुना करते हैं तो 330 मिनट प्राप्त होता है, यानी कि 5 घंटा और 30 मिनट। यही कारण है कि सूर्य का प्रकाश भारत पर पड़ने के बाद 5.5 घंटा के बाद जाके ग्रीनविच यानी इंग्लैंड में पड़ता है। यही कारण है कि जो भारत का समय है वो इंग्लैंड के समय से 5.5 घंटा आगे चलता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा गया है। यह बेरिंग जल संधि एवं प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। इस रेखा को पूर्व से पश्चिम की ओर पार करने पर एक दिन समय पीछे हो जाता है। उसी तरह पश्चिम से पूर्व पार करने पर एक दिन समय आगे बढ़ जाता है। पृथ्वी को 1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्र में बांटा गया और प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक विस्तृत है। कुछ देशों में देशांतरीय विस्तार अत्यधिक होने कारण एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस को 11 मानक समय क्षेत्रों में बांटा गया। आप USA एवं कनाडा के मानक समय क्षेत्रों की संख्या का पता लगाइए। अमेरिका को 9 क्षेत्रों में तथा कनाडा को 6 मानक क्षेत्रों में बांटा गया है, क्योंकि दोनों ही देशों के जो द्वीप है या क्षेत्र हैं वो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है, जिस कारण से उनके बीच समय का अंतर ज़्यादा हो जाता है, इसलिए उनको बांटा गया है।